मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब भी करनी है। कपड़ों की दुकान में मैंने एज ए सेल्समैन काम किया कि मैं ऐसे माहौल में पला बड़ा था कि वहाँ मैं किसी को ये बोल दूँ कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टर बनना है, तो शायद मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि बेटा चुपचाप अपनी पढ़ाई कर, शादी कर, जॉब ले और सेटल हो जा। मुझे दूर दूर तक कहीं आसार नज़र नहीं आ रहे थे। मेरे कोई गॉडफादर नहीं थे या मेरा ऐसा कोई भी नहीं था कि किसी ने मेरे सर पे हाथ रख दिया और मुझे मौका मिल गया। मेरे पास सिर्फ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्याम पाठक है। मैं अभिनेता हूं और आज आप सबके साथ मेरी अब तक की जो जर्नी रही है वो शेयर करने आया हूं। मेरा जन्म मुंबई में हुआ। मुंबई का एक सबब है घाटकोपर। वहां पर 12 जून 1972 को मेरा जन्म हुआ और हम वहां रहते थे। जिस घर में मैं रहता था वो चॉल सिस्टम था। मुंबई वालों को चॉल सिस्टम के बारे में पता है। 180 स्क्वायर फीट का घर था जिसमें हॉल, किचन, सारी चीज़ें आ गई और वहीं पर मैं पला बड़ा। ज़िंदगी के पहले 25 साल मैंने वहाँ गुजारे। मेरी जो स्कूलिंग हुई, जो शिक्षा प्राप्त की मैंने, तो सबसे पहला स्कूल मेरा था MD भाटिया इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल और उसके बाद मैंने जो कॉलेज ज्वाइन की वो KJ सोमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स जो घाटकोपर में ही थी। और वो जो इलाका था वो टिपिकल गुजराती मिडिल क्लास फैमिलीज़ का इलाका था और मैं भी बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। माई फैमिली कंसिस्टेड ऑफ मतलब मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन, हम 4 लोग फैमिली में रहते थे और बहुत अच्छी एक मेरा बचपन रहा है। लेकिन जो मेरा अहम मेरी ज़िंदगी का जो एक अहम पॉइंट है, मतलब मैं एक्टर बना, तो मैं एक्टर कैसे बना और क्यों बना, उसकी बात अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो उसका जो बीज है वो बचपन में शायद बोया गया था कि उस ज़माने में एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन था स्वाध्याय परिवार, जिनके प्रणेता थे परम पूज्य श्री पांडुरंग शास्त्री आठवले। तो उनका बड़े लोगों के लिए एक हर संडे को सत्संग होता था, यंग लोगों के लिए एक DBT करके होता था, डिवाइन ब्रेन ट्रस्ट, और बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र चलता था, जहाँ पे मेरे मम्मी मुझे और मेरी सिस्टर को भेजते थे। हर सैटरडे संडे हम वहाँ जाते थे। 1 घंटे की वहाँ क्लास होती थी जहाँ पे स्टोरी टेलिंग होती थी, अच्छी अच्छी बातें होती थी, श्लोक सिखाए जाते थे, स्तोत्र सिखाए जाते थे। और वहाँ उनका सालाना एक प्रोग्राम होता था, वसंत उत्सव। वसंत ऋतु में वो उत्सव मनाया जाता था जिसमें एक नाटक का मंचन होता था। तो उस नाटक के मंचन के लिए जब कास्टिंग होती थी, ऑडिशन होती थी, मैं उस वक्त 6, 7, 8 साल का रहा हूँगा। तो अक्सर ऐसा होता था कि 2-3 साल जब भी बात आती थी नाटक की और ऑडिशन होता था तो कोइंसिडेंटली मेरा सिलेक्शन होता था मेन रोल प्ले करने के लिए। और मैं फिर रिहर्सल करता था और फिर वहाँ 20, 25, 30, 40, 50 लोगों के बीच में वो एक्चुअली परफॉर्मेंस होती थी। और परफॉर्मेंस होते ही जैसे तालियां बजती थी, लोग आकर के शो के बाद मिलते थे, वाहवाही होती थी। तो वो मेरे छोटे से 8 साल 7 साल के बच्चे के मन को बड़ा मतलब भाती थी, वो चीज़ें बड़ा प्रभावित करती थी। अच्छा लगता था कि यार क्या बात है कि स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है या लोग तालियां बजा रहे। शायद यहाँ वहाँ वो बीज रोपा गया होगा, ऐसा मुझे अभी लगता है। और मैं जब स्कूल में था तो रोटरी का जो रोटरी होता है, रोटरी क्लब का, स्कूल के बच्चों के लिए इंटरेक्ट क्लब होता है, तो मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता था इंटरेक्ट क्लब की ओर से और अलग अलग जगहों पर जाकर के प्रोग्राम्स करता था। कभी मिमिक्री, कभी स्टोरी टेलिंग, ऐसा कुछ करता था और अच्छा लगता था। तो कल्चरल एक्टिविटीज़ में मैं स्कूल में एक्टिव था और अपने स्कूल को रिप्रेजेंट भी करता था। लेकिन जब मेरे कॉलेज शुरू हुई, मतलब जब मैंने 10th क्लियर करके जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया, घर के मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब भी करनी है। तो सुबह 7 से 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मेरी कॉलेज होती थी और उसके बाद मैं जॉब करता था। और मैंने कई और जॉब्स किए। मतलब अगर आपको एक एग्जाम्पल बताऊं तो कपड़ों की दुकान में मैंने एज ए सेल्समैन काम किया और हमारे जो मालिक थे उनका ऐसा था कि मैं शायद बात करने में अच्छा था, तो उनका ये रूल था कि जितने भी सेल्समैन है, कोई भी कस्टमर आएगा तो सबसे पहले श्याम कपड़े दिखाएगा, मतलब सबसे पहले अटेंड श्याम करेगा, बाद में फिर दूसरा सेल्समैन करेगा। और कई बार ऐसा होता था कि मेरे क्लास में जो मेरे साथ पढ़ती कोई लड़की है वो वहाँ कपड़े लेने अपनी मम्मी के साथ आई है, तो बड़ा एम्बेरसिंग मोमेंट हो जाता था। बट दैट वाज एक फेज़ था और वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी के बारे में, बहुत करीब से ज़िंदगी को देखा। और कॉलेज
मेरी खत्म हुई, जैसे ही कॉलेज कंप्लीट हुई, उस दौरान मतलब ये 5 साल के दौरान मेरी जो ये थिएटर की एक्टिविटीज़ थी या कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, उसने बैक सीट ले ली थी, क्योंकि सुबह कॉलेज और शाम को मैं जॉब करता था। और कॉलेज ख़त्म होने के बाद, ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद मैंने बिना मतलब मेरे लिए ज़्यादा सोचने का स्कोप नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी का ड्रीम था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँ, सीए बनूँ। तो मैंने सीए के लिए कोर्स के लिए रजिस्टर कर लिया दूसरे ही दिन जाके, और फिर मेरी आर्टिकलशिप शुरू हुई, जो ट्रेनिंग होती है सीए की पढ़ाई के लिए 3 साल की, तो वो शुरू हुई। उसी दौरान मैं एग्ज़ाम्स लिखने लगा। तो इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम्स होती है, उसके 2 ग्रुप होते हैं, तो दोनों ग्रुप एक अटैम्प्ट में मेरे एक साथ क्लियर हुए। तो एक जर्नी चल रही थी, एक दौर चल रहा था, लेकिन कहीं एक बैक ऑफ द माइंड ये था कि मुझे जीवन में मौका मिलेगा तो मुझे अपने मन की चीज़, मेरा जो पैशन है वो करना है, उसको अपना प्रोफेशन बनाना है। लेकिन मुझे दूर दूर तक कहीं आसार नज़र नहीं आ रहे थे। और मुंबई में नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है टाउन में, उसके पास में बगल में अर्नेस्ट हाउस करके है, जहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिस होती थी। तो मेरा अक्सर अपने काम से, ऑडिट के या इनकम टैक्स के काम से वहाँ जाना होता था। तो एक दिन बस से मैंने नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स देखा, और मैं बहुत ही मतलब डरते डराते मैंने सोचा कि चलो वहाँ जाके देखता हूँ ना क्या होता है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ आज से ऑलमोस्ट 28 साल पहले की। तो तब मैं वहाँ डरते डराते गया, तो मुझे पता चला कि वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल थिएटर है, टाटा थिएटर है, और एक लाइब्रेरी है पीछे की तरफ, जहाँ पे उस टाइम पर सालाना सब्सक्रिप्शन था 25 रुपये। तो मैंने 25 रुपये भर के वहाँ का पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया। वहाँ एक लाइब्रेरियन थी, पारसी लेडी, और वहाँ पर बहुत सारे यंग लोग थिएटर से जुड़े हुए आते थे, जिनकी किसी की फेलोशिप चल रही थी, किसी का कुछ चल रहा था। तो मेरे लिए फिर वो दौर ऐसा हो गया कि मंडे टू फ्राइडे मैं ऑफिस में जाता था, अपना काम करता था, और सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती थी। तो मैं सुबह 9 बजे अपने घर से निकल जाता था और लाइब्रेरी खुलने से पहले वहाँ पहुँच जाता था। लाइब्रेरी खुलने के साथ मैं अंदर चला जाता था, वहाँ पर 1-1:30 बजे तक पढ़ता था, क्योंकि वहाँ पर थिएटर, एक्टिंग, डायरेक्शन को लेकर के बहुत सारी किताबें, बहुत सारा मटीरियल वहाँ पे था, और मुझे बहुत मज़ा आता था। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि बर्टोल्ट ब्रेख्ट कौन है, स्टेनिस्लेवस्की कौन है, पीटर शेफर्स कौन है, ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पता चली। और 1:30 बजे जब लंच ब्रेक होता था तो मैं नीचे आता था, वहाँ पर एक ठेला था, वहाँ पर एक सैंडविच और एक चाय, ये मेरा लंच होता था। फिर वापस आ जाता था, और शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक, जब तक लाइब्रेरी खुली रहती थी तब तक मैं वहाँ रहता था, पढ़ता था। और वहाँ मेरी दोस्ती हो गई। एक थिएटर डायरेक्टर हैं, बहुत ही, अब तो नहीं रहे वो, बहुत ही यंग और टैलेंटेड एमिनेंट थिएटर डायरेक्टर थे, चेतन दातार। तो उनकी वहाँ फोर्ड फाउंडेशन की फेलोशिप चलती थी, उनके साथ दोस्ती हो गई। तो उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें कभी प्ले देखना हो शाम को तो तुम चले जाओ। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे नाटक देखूंगा। तो बोला यू गो बैक स्टेज, आप बैक स्टेज जाइए और डायरेक्टर्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं थिएटर का स्टूडेंट हूँ, और अगर उनको अच्छा लगेगा तो शायद आपको वो देखने देंगे। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, मैं ट्राई करता हूँ। तो सुबह 9-10 बजे से लेकर 6 बजे तक लाइब्रेरी में रहता था। 6 साढ़े 6 को मैं वहाँ जाता था बैक स्टेज में, और अक्सर ऐसा होता था कि डायरेक्टर को लगता था कि अच्छा बच्चा है, इसको देखने का मौका देना चाहिए। तो मैं एक नाटक देखता था, 8:30-9 बजे तक नाटक वो पूरा होता था, और फिर मैं वापस वीटी स्टेशन आता था, ट्रेन पकड़कर घाटकों पर आता था, और बहुत खुश होकर घर आता था, बिकॉज वो मुझे पूरे हफ्ते की एनर्जी दे देता था। मैं इतना खुश होता था कि मैंने अपने मन की चीज़ जो है वो की। वापस फिर मंडे टू फ्राइडे अपना रूटीन शुरू हो जाता था। तो इसी दौरान में मुझे पता चला कि मुंबई में एकजुट थिएटर ग्रुप नाम की जो संस्था है, जो नादिरा ज़हीर बब्बर चलाती हैं, कई सालों से प्रोफेशनल हिंदी थिएटर करते हैं, जिनके ज़्यादातर मंचन जो नाटक है वो पृथ्वी थिएटर में होते हैं, उनकी एक वर्कशॉप का ऐड मैंने देखा वहाँ पर। तो मैंने कहा मैं कैसे ज्वाइन करूँ, मतलब हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में पला बड़ा था कि वहाँ मैं किसी को ये बोल दूँ कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टर बनना है, तो शायद मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि बेटा चुपचाप अपनी पढ़ाई कर, शादी कर, जॉब ले और सेटल हो जा, एक्टिंग वैक्टिंग का क्या ये भूत सवार है। तो मैं किसी को ये अपने मन की बात कहने की मतलब हिम्मत भी नहीं थी। तो मैंने ये ऐड पढ़ा, फिर उसमें पढ़ा था, उसमें मैंने लिखा, उसमें फ़ीस के बारे में लिखा था कि नॉर्मल फ़ीस इतनी और स्टूडेंट्स के लिए इतनी फ़ीस है, शायद 500 रुपया ऐसा कुछ फ़ीस थी, और नॉर्मल 750 रुपये थी। तो मैंने अगले दिन बांद्रा में रिजवी कॉलेज है वहाँ चला गया। तो वहाँ मैंने अपने सीए का आई कार्ड उनको दिखाया और मैंने एडमिशन लिया, और मैंने वो वर्कशॉप की। उस वर्कशॉप में लगभग 80 से 100 लोग थे, पार्टिसिपेंट्स थे। लेकिन उस 15 दिन की वर्कशॉप मैंने ये सोचा था कि 3-4 दिन करूँगा, नहीं अगर अच्छा लगा तो नहीं करूँगा, किसी को क्या पता चलने वाला है कि मैंने वर्कशॉप ज्वाइन की है। लेकिन 15 दिन कब गुजरे पता नहीं चला, और एट द एंड ऑफ दोज 15 डेज़ वहाँ से मतलब उन्होंने एक 4 से 6 लोगों को चुना था, जिनको उन्होंने कहा कि हम आपको इनवाइट करते हैं कि अगर आप प्रोफेशनली थिएटर करना चाहते हैं और हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस दिन। लेकिन क्या था कि मेरी एग्ज़ाम्स थी, मतलब फाइनल की, सीए फाइनल की एग्ज़ाम्स थी, तो मेरी स्टडी लीव शुरू होने वाली थी। तो 3 महीने मुझे पढ़ाई करनी थी और उसके बाद एग्ज़ाम लिखने के बाद मैंने उनसे कहा था कि जैसे मेरी एग्ज़ाम खत्म होगी मैं आकर के ज्वाइन कर दूंगा। लेकिन उस दिन से एक दिन भी मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे मन में वही चल रहा था कि कब एग्ज़ाम खत्म हो और कब जाकर मैं ग्रुप ज्वाइन करूँ। और मुझे याद है आज भी कि वो 6 नवंबर शायद दिन था, 1st to 5th एग्ज़ाम होती है। वो एग्ज़ाम ख़त्म करके उसी दिन शाम को मैं चला गया उनकी जो रिहर्सल स्पेस थी वहाँ पर। तो पता चला कि पृथ्वी फेस्टिवल के लिए वो लोग एक प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस कर रहे हैं, राजा की रसोई। और नादिरा जी ने, जो डायरेक्टर थे अतुल तिवारी जी, उनसे कहा कि जो सूत्रधार का किरदार है वो ट्राई करो, श्याम को दो अगर वो कर पाता है तो इस तरह से मुझे सूत्रधार का किरदार मिला और मैंने किया वो। और प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस की रिहर्सल्स हुई कुछ दिनों और फिर वो शो हुआ। एंड इट वाज एवरीथिंग वाज, मतलब मेरी बिलीफ के बाहर की चीज़ थी। कहाँ मैं घाटकोपर के टिपिकल गुजराती मिडिल क्लास चौल सिस्टम में रहने वाला एक लड़का, मैं आज पृथ्वी थिएटर में एक नाटक का परफॉर्मेंस हो रहा है जहाँ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। और धीरे धीरे फिर मेरा एकजुट का दौर शुरू हुआ। वहाँ पे बैक स्टेज से मैंने शुरुआत की, क्योंकि ग्लैमर वर्ल्ड जो है वो, मतलब हमें पता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो एक अलग लेवल की होती है। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं एक ऐसे ग्रुप के साथ मेरा जुड़ना हुआ जहाँ पे मेरी शुरुआत बहुत ही, मतलब बैक स्टेज से होकर के धीरे धीरे मैं एक्टिंग की एक पायदान में ऊपर आता गया। तो एकजुट के साथ मैंने कई साल काम किया। कई साल काम करने के बाद मैंने कई सारे नाटक उनके साथ किया, संध्या छाया, दूरबीन, बहुत सारे, बात लात की हालात की, कई सारे नाटक हमने किए। और कई सारे नाटकों में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। दया शंकर की डायरी जो आशीष जी परफॉर्म करते थे, या सकुबाई जो सरिता जोशी परफॉर्म करती थी, उनके साथ रहकर काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लेकिन मुझे लगा था कि अगर मुझे एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाना है तो अगर मौका मिले तो आई शुड गेट माई सेल्फ ट्रेन इन एन इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप। लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता था कि मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ। इस दौरान ऐसा हुआ कि एकजुट में एक एक्ट्रेस मंदाकिनी गोस्वामी करके एक एक्ट्रेस है जो हमारे साथ काम करती थी। उनके हस्बैंड है रॉयस्टन एबल, जो दिल्ली में और नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा नाम है। उनका एक प्ले था ओथेलो प्ले इन ब्लैक एंड वाइट। उसका मंचन मुंबई में हो रहा था और उस प्ले में बैरी जॉन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स ऑफ एक्टिंग, और थिएटर के लिए उन्होंने इंडिया में बहुत काम किया है। तो वो उसमें यागो का रोल प्ले कर रहे थे और वो लोग बॉम्बे आ रहे थे और एकजुट उनको बाहर से सपोर्ट कर रहा था। तो उस दिन शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश हो नहीं पाई थी। तो ग्रुप के लोगों ने कहा कि बैरी अगर यहाँ है तो वी शुड नॉट मिस दिस चांस, और उनके साथ एक छोटा सा वर्कशॉप होना चाहिए। और बैरी के साथ वो वर्कशॉप हुआ। तो पहली बार मुझे पता चला बैरी जॉन के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके ग्रुप के बारे में, उनके स्कूल के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। और मैं बहुत इंस्पायर हुआ और मुझे लगा कि मुझे इनके साथ काम करना है और मुझे उनके अंडर जा कर के सीखना है। लेकिन मैं कैसे जाऊं, मुझे पता नहीं था, रास्ता नहीं पता था। तो फिर मैंने हिम्मत करके कुछ दिनों के बाद उनको एक लेटर लिखा जिसमें ये लिखा कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ थिएटर, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, बट मेरे पास पैसे नहीं है फ़ीस के। तो अगर कोई स्कॉलरशिप हो या ऐसा कोई हो तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, अदरवाइज़ आई प्रॉमिस टू पे बैक आफ्टर 2 years व्हेन आई विल स्टार्ट अर्निंग। और मैं लेटर लिख के भूल गया। मुझे लगा था मुझे कहाँ जवाब आएगा, इतने बड़े आदमी है, कहाँ मतलब रिप्लाई करेंगे, उनको कितने हज़ारों इस तरह से रिक्वेस्ट आती होंगी। लेकिन 15 दिन के अंदर मुझे रिप्लाई आया, विच वॉज टू माई अटर सरप्राइज, जिसमें 2 लाइन में सिर्फ उन्होंने जवाब लिखा था, दैट यू टू कम स्विफ्टली टू योर पॉइंट, आई ऑफर यू अ सीट इन माई प्रोग्राम, इन माई कोर्स। और उसके लिए जो एक मिनिमम फ़ीस भरनी थी वो भी मेरे पास नहीं थी। मेरा एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही करीबी दोस्त है मनोज जंगलानी, तो मैंने उससे बात की इसके बारे में। तो वो ही वॉज फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली और उनका अपना ट्रस्ट था। तो उसने कहा कि आई विल स्पीक टू माई ब्रदर्स एंड हमारे ट्रस्ट में बात करूँगा एंड देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं, बिकॉज दे सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन। फिर उसने मुझे आकर बताया कि दे हैव एग्रीड बट दे विल पे योर फीस डायरेक्टली टू द इंस्टीट्यूशन, आपके हाथ में नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा इट इज़ फाइन, मेरे लिए इट इज़ ओके। इस तरह से मेरी फ़ीस वहाँ भरी गई। फिर मुझे दिल्ली जाना था, ज़िंदगी में पहली बार दिल्ली जा रहा था। दिल्ली में और कोई जान पहचान नहीं थी। मेरा एक बहुत ही एक क्लोज़ फ्रेंड वहाँ काम करता था, सिर्फ वही मेरा एक रेफरेंस पॉइंट था दिल्ली का। तो पहली बार इस तरह से दिल्ली गया। उसके यहाँ भोगल में उसका घर था, तो उसके पास 2 दिन रहा। फिर नोएडा गया, बैरी के साथ काम किया और दैट वाज अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइम्स कि मैं उनके साथ रह कर के काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ मैंने उनके अंडर जाना।
फिर ये था कि अब मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई करना था। लेकिन जब मेरी बैरी से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि आई थिंक आपने काफ़ी थिएटर किया है, यू शुड गो बैक टू बॉम्बे एंड स्टार्ट वर्किंग प्रोफेशनली। बट मेरा ड्रीम था, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपका ड्रीम है तो आई गाइड यू, सपोर्ट यू। एनएसडी का जो एडमिशन है, मतलब आप सब शायद जानते होंगे कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हर साल आते हैं और उनके अलग अलग राउंड्स होते हैं। प्रिलिमिनरी राउंड, फिर उनका इंटरव्यू का राउंड होता है, फिर फाइनल राउंड ऑफ सिलेक्शन होता है। तो इस तरह से मतलब उसमें ऑलमोस्ट 15-20-25 हज़ार एप्लीकेशन आते हैं, उसमें से पहले ही फिल्ट्रेशन होता है। वो हुआ, मुझे कॉल लेटर जब आया तो मेरे लिए ऐसा था कि ग्रेजुएशन, उसमें ये क्राइटेरिया रहता है कि ग्रेजुएशन, पार्टिसिपेशन इन 10 प्रोफेशनल प्रोडक्शंस एंड 3 एमिनेंट पीपल फ्रॉम योर रीजन शुड रेकमेंड योर नेम व्हाई दिस बॉय और गर्ल शुड बी गिवन एडमिशन इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो जब मुझे कॉल लेटर आया तो मुझे लगा कि मतलब मैं ये फिल्ट्रेशन मेरा स्वभाव क्लियर हुआ। उसके बाद जो प्री राउंड होता है उसमें भी रिटर्न होता है, ओरल होता है, प्रैक्टिकल होता है। उसके लिए तैयारी की मैंने, वो किया, वो करके तो फिर मैं घर आ गया था, मुंबई आ गया था। और उसका रिज़ल्ट जब निकलता है तब निकलता है, क्योंकि बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर चारों सेंटर से मिला के वो जो 8-10 हज़ार लोगों को कॉल लेटर्स जाते थे, उसमें से वो लोग 80 लोगों को चुनते हैं जो फाइनल राउंड ऑफ सिलेक्शन के लिए दिल्ली जाते हैं। तो इसमें अपना नंबर लगना मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा था कि कैसे लगेगा। लेकिन मुझे अचानक से एक दिन कॉल लेटर आया और आई कुडंट बिलीव कि मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ है फॉर फाइनल राउंड ऑफ सिलेक्शन। और इस तरह से मैं 4 दिन का जो वर्कशॉप होता है उसके लिए वहाँ जाना था। तब ऐसा माहौल था कि मेरे पिताजी के बड़े भाई, मतलब मेरे ताऊ जी की डेथ हो गई थी और नेटिव प्लेस में हमारे, तो उनका जो चौथा होता है वो हमारे घर पे होना होता है, वो रखना था, बिकॉज़ हमारा इमीडिएट फैमिली था। और वहाँ पर ऐसा था कि मुझे जाना है दिल्ली, मेरी टिकट्स बुक हुई है, मुझे मंडे को निकलना था, लेकिन मंडे को वो रखना था और थर्सडे से वर्कशॉप शुरू होने वाला था। तो मैंने जब ये न्यूज़ आई सैटरडे को, तो मैं दौड़ा न्यूज़पेपर्स में, गुजराती वगैरह न्यूज़पेपर्स में उसके बारे में बताना होता है। हमने मंडे को वो रखा और मैं अकेला ही दौड़ भाग करने वाला था, वो किया हमने। उसके बाद ट्यूसडे को मैं गया और वेडनेसडे को वहाँ पहुँचा दिल्ली और थर्सडे से मैंने वर्कशॉप की। तो थर्सडे टू संडे वो वर्कशॉप की मैंने, और वर्कशॉप के बाद एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप आपको रिज़ल्ट पता चलता है। वर्कशॉप होने के बाद मैं रिज़ल्ट देखने तक नहीं गया था। जिस दिन रिज़ल्ट था उस दिन सुबह, मतलब मुझे लग रहा था कि इतने सारे लोगों में एडमिशन होना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन होना कैसे होगा, मतलब बहुत मुश्किल लग रहा था। तो हम जो कुछ लोग थे वहाँ पे, डॉर्मेट्री थी जहाँ पे हम लोग 4 दिन रुके थे, हम लोग सुबह हिम्मत नहीं कर पा रहे थे जाने की। लेकिन एक और पार्टिसिपेंट था, वो दौड़ते हुए वहाँ से आया, मतलब स्कूल से आया जहाँ हमारी हॉस्टल थी, और उसने दरवाज़ा खोल के, ये सारे विजुअल्स आज भी बहुत क्लियर है मेरे दिमाग में, चिल्ला करके बोला कि श्याम तेरा हो गया है, तेरा एडमिशन हो गया है। एंड आई कुडंट बिलीव, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूं, मतलब। तो मैं दौड़ के, हम लोग एनएसडी गए वहाँ पर, वहाँ एडमिशन लिस्ट में देखा, मैंने नीचे से लिस्ट में देखना शुरू किया, मैंने ऊपर से भी नहीं देखा। तो नीचे नाम देखता गया तो वहाँ श्याम किशोर लिखा हुआ था। तो मुझे लगा अरे ये तो श्याम किशोर का एडमिशन हुआ है, वो बिहार से हैं। उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था श्याम नवनीत भाई पाठक, महाराष्ट्र। एंड आई कुडंट बिलीव माई आइज कि मेरा एडमिशन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुआ है, जहाँ से नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, अनुपम खेर, इतने महान महान एक्टर्स जिस संस्था ने दिए हैं, उस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ है। और मेरी खुशी नहीं समा रही थी, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं किसके साथ ये बात शेयर करूं। फिर वहाँ से कट टू आई केम बैक टू बॉम्बे। फिर मेरे पेरेंट्स रेडी नहीं थे, राज़ी नहीं थे। मेरी माँ को लग रहा था कि 3 साल के लिए चला जाएगा ये, पर किसी तरह से मैंने उनको कन्विंस किया। फिर मैं दिल्ली गया और दिल्ली में मेरे 3 साल मैंने वहाँ पर जो गुजारे, वो एक ऐसा वक्त था जो मैं ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं पाऊँगा। वो जो एक ज़िंदगी के बारे में, थिएटर के बारे में, एक्टिंग के बारे में तो आप सीखते ही हैं, लेकिन ज़िंदगी को इतनी करीबी से आपको वो 3 साल दिखाते हैं। और वहाँ ये रहता है कि हर स्टेट से एक स्टूडेंट होता है, मतलब एक महाराष्ट्र, एक केरल, एक कर्नाटक, एक हिमाचल, इस तरह से। तो 20 अलग अलग शहर से, 20 अलग अलग कस्बों से आए हुए लोग जो हैं वो एक जगह आते हैं और 3 साल तक पढ़ाई करते हैं। और उस दौरान हमने काफ़ी कुछ सीखा। सेकेंड ईयर में हमारी एक स्टडी टूर हुई, जहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट में गए थे, गुवाहाटी। वहाँ पर माजोली एक बिगेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ पर हमने एस्मीज फोक फॉर्म में किंग लियर किया, अलग अलग फॉर्म में नाटक किए
हमने संस्कृत नाटक किया, अभिज्ञान शाकुंतलम, और अलग अलग फॉर्म, फारसी नाटक किया, यहूदी की लड़की, ये सारी चीज़ें वहाँ 3 साल में रहकर सीखा। बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हुई। तो दिल्ली से मुंबई आने के बाद मैंने अपनी जर्नी शुरू की। मैंने कई सारे नाटकों में काम किया, कई सारे टेलीविज़न शोज़ में काम किया। तो शुरुआत में एक चाबी है पड़ोस में स्टार प्लस पर आता था, सोनपरी, जसूबेन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली, सुख बाई चांस, और अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो ये मोरलेस मेरी अब तक की जर्नी रही है। और मेरे कोई गॉडफादर नहीं थे, या मेरा ऐसा कोई भी नहीं था कि किसी ने मेरे सर पे हाथ रख दिया और मुझे मौका मिल गया। मेरे पास सिर्फ यही, मेरे पास जो मूड़ी थी या मेरे पास जो अपनी पूंजी थी वो यही था, मेरी मेहनत, मेरी सिंसियरिटी और मेरा हार्डवर्क। और आज मैं यहाँ आया हूँ, वो भी उसके पीछे का कारण यही है कि मैं जितने भी आपके दर्शक हैं या जो यंग जनरेशन है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, उनसे आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सिंसियरिटी, हार्डवर्क, अपने ऊपर यकीन, ऊपर वाले के ऊपर यकीन, यही चीज़ें हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाते हैं। इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू एंड इफ़ यू रियली वर्क हार्ड विथ सिंसियरिटी, देन डेफिनेटली आपका ड्रीम पूरा होगा। Because I strongly believe that it is better to add life to years rather than adding years to life. मैंने यही चीज़ को फॉलो किया अपनी लाइफ में, आगे भी फॉलो करता रहूँगा। और बहुत अच्छा लगा मुझे आज यहाँ आकर के अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करने में। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है। वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।